प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 2.2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इस अभ्यास के 3 प्रश्न हम लोग कल हल कर चुके थे, तो आज इस अभ्यास के चौथे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अभ्यास 2.2 का चौथा प्रश्न है। प्रश्न को हम पढ़ दे रहे हैं। तो कह रहा है, यदि हम इनकी परस्पर गुणा करें तो गुणनफल का चिन्ह क्या होगा। यदि हम इनकी आपस में गुणा करें तो गुणनफल का चिन्ह क्या होगा। तो पहला पार्ट इसमें पूछा है कि 36 धनात्मक पूर्णांक और 24 धनात्मक है, माने 36 का गुणा 24 से करना है और दोनों क्या हैं, धन पूर्णांक हैं। तो जो इनका गुणनफल आएगा उसका चिन्ह क्या होगा, वह चिन्ह धनात्मक होगा या ऋणात्मक। प्रश्न को एक बार आप फिर समझ लीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि दो पूर्णांकों को हम परस्पर गुणा करेंगे तो उनका चिन्ह क्या होगा। तो भाई दोनों पूर्णांकों का चिन्ह जब हमको आप बताएंगे और तभी हम बता पाएंगे कि उनके गुणनफल का चिन्ह क्या होगा। तो प्रश्न बताया कि दोनों पूर्णांक क्या हैं, धनात्मक हैं। एक 36 है, दूसरा 24 है और दोनों ही आपस में क्या हैं, धनात्मक हैं। तो इनका जो गुणनफल आएगा वह धनात्मक होगा या ऋणात्मक। तो भाई देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक ही होता है, तो चिन्ह क्या आएगा, धन का आएगा। फिर अगले प्रश्न पूछ रहा है, 151 ऋणात्मक पूर्णांक है और 36 धनात्मक है। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि 151 जो है वो क्या है, ऋणात्मक है, माइनस है, और गुणते 36 क्या है, धनात्मक है। तो अब जब इसका गुणनफल जो कुछ भी आएगा वह धनात्मक होगा या ऋणात्मक। तो देखिए, एक ऋण है और एक धन है, तो धन और ऋण का गुणा हमेशा क्या होता है, ऋण होता है। तो जो गुणनफल हमारा आएगा वह ऋणात्मक होगा। अच्छा, धन और ऋण से संबंधित आप समझ लीजिए प्रश्न कि अगर माने जैसे गुणा की संक्रिया है और इसमें किसी में प्लस लगा है, किसी में माइनस लगा है, तो आप ध्यान दीजिए, अगर ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम है तब हमेशा उत्तर आपका धनात्मक आएगा, और ऋण पूर्णांकों की संख्या विषम है तो आपका उत्तर जो है ऋणात्मक आएगा। तो देखिए, यहाँ पर तो विषम है ना, खाली एक में ऋण लगा है और दूसरे में प्लस है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। तो चलिए, चौथे प्रश्न को हमने हल कर लिया, समझ लिया। 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। 5वें प्रश्न को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। तो अगर आप किताब आपके पास होगी तो आसान होगा। कह रहे, क्या संभव है कि किसी धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल शून्य हो। कह रहे हैं, क्या यह संभव है, एक धन पूर्णांक है और एक ऋण पूर्णांक है, उसका गुणनफल शून्य हो जाए, माने x गुणे y बराबर शून्य, और एक यह माइनस है और एक प्लस है। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि उत्तर शून्य आ जाए। तो आप यह जानिए, दो पूर्णांकों का गुणनफल शून्य तभी आएगा जब चाहे x चाहे y एक शून्य हो। एक का शून्य होना तो जरूरी है। अगर दोनों में से कोई भी शून्य नहीं होगा तो आपका गुणनफल शून्य कभी आ ही नहीं सकता। तो मैंने कहने का मतलब, किसी एक को आप शून्य करेंगे और तभी आपका उत्तर आएगा शून्य। तो आप बताइए, अगर y की वैल्यू क्या कर दें, हम शून्य कर दें, तो आपका उत्तर क्या आएगा, माइनस शून्य आएगा क्या, नहीं, क्योंकि शून्य जो है ना धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है। समझ रहे हैं, शून्य ना धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है, तो फिर ऐसा कभी संभव नहीं है। बात आप हमारी समझ रहे हैं। माने इसमें से किसी न किसी एक को आप शून्य करेंगे, और शून्य ना तो धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक, और शून्य के अलावा अगर किसी संख्या को लिखेंगे तब तो ये कभी शून्य आएगा ही नहीं, और शून्य ना धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक पूर्णांक धनात्मक हो
और एक पूर्णांक यदि ऋणात्मक हो तो गुणनफल उसका शून्य कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कोई संख्याएं आप लिखेंगे कभी शून्य ही नहीं होगा गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, यह असत्य है। कह रहा क्या संभव है कि किसी धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल शून्य हो जाए? ऐसा संभव नहीं है। तो हाँ, अगर धनात्मक ऋणात्मक से शून्य नहीं हो पाएगा, केवल शून्य एक होगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और आप याद रखिए कि शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना तो ऋण पूर्णांक है। समझ रहे हैं? तो चलिए इस प्रकार से यह प्रश्न आपका हल हो गया। अब देखिए छठे प्रश्न में कह रहा है, छठे प्रश्न को आप देख लीजिए। कह रहा वह पूर्णांक ज्ञात करें। हम लिख दे रहे हैं इस प्रश्न को, वह पूर्णांक ज्ञात करें जिसका गुणनफल -1 के साथ -37 हो, -37 हो। तो देखिए प्रश्न आपके सामने है, वह पूर्णांक ज्ञात करें जिसका गुणनफल -1 के साथ 37 हो। प्रश्न में यह कह रहा है कि -1 में हम किससे गुणा कर दें कि -37 उत्तर आ जाए। -1 में हम किससे गुणा कर दें कि -37 हो जाए। तो प्रश्न तो बेहद आसान है, इसे हल करने की ज़रूरत ही नहीं। अब आप सोचेंगे कैसे कह रहे हैं कि हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए -1 जब यह है तो आप इसे 37 से जब गुणा कर देंगे तो -37 प्राप्त हो जाएगा। देखिए जब इसे हम हल करते हैं तो एक तो ऐसे मौखिक आप उत्तर ले लें कि 37 गुणते -1 बराबर -37, क्योंकि 37 से कन्ने 37 होगा। और चूँकि इसमें माइनस लगा है, प्लस है यह, तो माने ऋण पूर्णांकों की संख्या विषम है ना, 1 है। इसमें भी माइनस होता तो उत्तर धनात्मक आता, केवल इसी में माइनस लगा है इसलिए उत्तर क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो -37 हो गया। अच्छा, ये तो मौखिक बताने की बात है। और थोड़ा सा हल करने के आप समझ लीजिए, सवाल अगर कठिन होता तो हम क्या करते हैं कि माना -1 में x से गुणा करने पर गुणनफल -37 होगा। तो देखिए ऐसा हमने मान लिया कि -1 में यदि हम x से गुणा कर दें तो हमारा गुणनफल क्या हो जाएगा, -37 हो जाएगा। तो देखिए अब प्रश्नानुसार या कथनानुसार x गुणे -1 बराबर -37। अब देखिए एक समीकरण के रूप में प्रश्न हमारे सामने आ गया। अब x की वैल्यू हमें चाहिए, तो x बराबर -37। अब x के साथ -1 का संबंध है गुणा का, इधर आएगा तो होगा भाग का, -1। तो x बराबर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 37/1 और बराबर 37। 37/1 का मतलब भी 37 ही है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 37। अतः 37 से -1 में हम गुणा कर दें तो हमारा गुणनफल क्या हो जाएगा, -37 हो जाएगा। तो यह प्रश्न आपका हल हो गया, जो बेहद ही आसान था। तो 7वें प्रश्न को भी हम देख लेते हैं, बस यही अंतिम प्रश्न होगा। तो 7वें प्रश्न को हम देखेंगे। कह रहा है, अब देखिए बड़े बड़े प्रश्न हैं, किताबें आपके पास होंगी तभी आप बेहतर समझ पाएंगे, और या तो फिर हम सारे प्रश्नों को लिखें। हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। करें किसी हिमीकरण प्रक्रिया में अभीष्ट सामान्य तापमान 55 अंश सेल्सियस को 5 अंश सेल्सियस प्रति घंटे की दर से घटाया गया। उक्त प्रक्रिया शुरू होने के 4 घंटे बाद वहाँ का तापमान कितना होगा। तो देखिए कह रहे हैं, आप समझिए प्रश्न के तथ्य क्या हैं कि किसी स्थान का तापमान 55 अंश सेल्सियस था, 55 अंश सेल्सियस था, और वहाँ का तापमान
प्रति घंटे 5 अंश सेल्सियस घट रहा है। 55 अंश सेल्सियस था तापमान। मान लीजिए आपके घर का तापमान इस समय क्या है, 55 अंश सेल्सियस, और हर घंटे 5 अंश सेल्सियस यह कम हो रहा है। तो 4 घंटे बाद तापमान कितना होगा? अच्छा, 5 अंश सेल्सियस हर घंटे कम हो रहा है, तो आप बताइए 4 घंटे में कितना कम हो जाएगा? 5 अंश सेल्सियस हर घंटे कम हो रहा है, तो 4 घंटे में 4 पंचे 20 अंश सेल्सियस कम हो जाएगा। 20 अंश सेल्सियस कम हो जाएगा। तो बताइए 4 घंटे बाद आपके घर का तापमान कितना होगा? अरे भाई 55 था पहले, और 4 घंटे बाद 20 अंश और कम हो गया, तो 55 में से 20 घटा दीजिए आप, तो कितना बचेगा? 35। तो 35 अंश सेल्सियस यही आपका उत्तर आएगा। तो प्रश्न बेहद ही आसान है, समझ चुके हैं आप, हम हल कर देते हैं। वैसे मौखिक आपने उत्तर पा लिया। तो देखिए, प्रारंभ में तापमान बराबर 55 अंश सेल्सियस, और 1 घंटे में तापमान घटा बराबर 5 अंश सेल्सियस। चूँकि 1 घंटे में तापमान घटा बराबर 5 अंश सेल्सियस, इसलिए 4 घंटे में तापमान घटेगा बराबर, 4 घंटे में कितना तापमान घटेगा? 4 गुणे 5 कर लीजिए, 4 गुणे 5 बराबर 20 अंश सेल्सियस। 20 अंश सेल्सियस तापमान घट गया। तो 4 घंटे बाद, अतः 4 घंटे बाद तापमान बराबर 55 माइनस 20 बराबर 35 अंश सेल्सियस। तो बेहद ही आसान प्रश्न है। 55 माने 35 अंश सेल्सियस आपका उत्तर आ गया। 55 में से 20 घटा दिया हमने। तो इस प्रकार से आपका यह 7वां प्रश्न हल हो गया। अभी देखिए, इसमें 1-2 प्रश्न और हैं, वो अभी बेहद ही आसान हैं। पुस्तकें आपके पास होंगी तो आप स्वयं ही कर लेंगे। तो कल हम अगली प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग अभ्यास ज़रूर करिए। धन्यवाद।